हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट के यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसका आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उसमें 2 मार्क्स के भी हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के भी हैं, 10 मार्क्स के भी हैं और साथ ही साथ 7 मार्क्स के भी हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग यूनिट तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से इस यूनिट से बनते हैं। तो आप लोग इसी गलती की वजह से स्कोर नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट आप लोग यूनिट कवर भी कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो आप पढ़ रहे हों। तो क्वेश्चंस भी देखना ज़रूरी होता है जो इस यूनिट में पूछा गया। यूनिट 3 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसको कवर यहाँ पर किए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल हमारा ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और उसको क्लासिफिकेशन याद करना है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ के आए थे एचएपी में, सारी चीज़ें वही हैं लेकिन थोड़ी बातें यहाँ पे फार्माकोलॉजी से रिलेट करना है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है हमने। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। क्लियर है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल करके हमारे बॉडी को अच्छे तरीके से रेगुलेट कराता है, उसका साथ देता है। क्लियर है। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को कहाँ डालता है, ब्लड स्ट्रीम में डालता है। जो भी सिग्नल भेजता है अपने टारगेट टिश्यू तक वो कहाँ क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को कहाँ डालता है, ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ तक वो टारगेट टिश्यू तक पहुँच जाता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लेकिन इस बात करें हम लोग नर्वस सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि वो इम्पल्स को कैरी करता है। नर्वस सिस्टम में क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कैरी करता है। जो भी टारगेट और इफेक्टर सेल होता है वहाँ तक हमारा क्या होता है, इम्पल्स को कैरी किया जाता है। क्लियर है। इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल करके हमारे बॉडी को रेगुलेट कराता है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS और सेंट्रल नर्वस को CNS। ये सारी चीज़ें वही है जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल में आते हैं और पेरिफेरल में कौन आते हैं, इफेरेंट और एफेरेंट। इफेरेंट में भी आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 3 इंटेरिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, अगर पहला सवाल इस तरीके से पूछे, ये बेसिकली सवाल जो है 2 नंबर या फिर 7 नंबर में पूछ सकता है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, 2 नंबर का सवाल है। पूछा है क्यू एट्रोपिन जो हम लोग ग्लाउकोमा में देते हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन कॉज करता है। तो देखिए इसको फिगर के जरिए समझेंगे हम लोग। ये हमारा आई है, क्या है, आई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक्वस चेंबर आगे की तरफ होता है, विट्रस चेंबर पीछे की तरफ होता है। ये वाला चेंबर क्या है, एक्वस चेंबर है और ये वाला क्या है, विट्रस चेंबर है। तो एक्वस चेंबर विट्रस चेंबर समझ में आया कौन कौन सा है। तो एक्वस चेंबर जो है हमारा उसमें भी फ्लूइड भरा रहता है और विट्रस चेंबर है उसमें भी फ्लूइड भरा रहता है। लेकिन एक्वस चेंबर के फ्लूइड को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है ड्रेनेज कैनाल ऑफ आई। यहाँ से पानी क्या होता है, बहता रहता है हमेशा, तभी तो आँख हमारा हमेशा कैसा रहता है, गीला गीला रहता है। तो ये जो ड्रेनेज कैनाल को अगर ब्लॉक यहाँ से हो जाता है तो ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, ये हमारा सिलियरी मसल्स
एक टेंशन जनरेट होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है अंदर की तरफ, किसमें, विट्रस चैम्बर में, जिसको बोलते हैं इंट्रा ओकुलर प्रेशर, क्या बोलते हैं, IOP। और ये सिलियरी मसल्स, ये जो सिलियरी मसल्स है इसका मूवमेंट होता है, जब ये सिलियरी मसल्स अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आगे पीछे मूव करेगा तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो लेंस है इसका भी मूवमेंट होगा। जब लेंस का आगे पीछे मूवमेंट हो जाएगा तो जिसकी वजह से जो हमारे रेटिना पे इमेज बन रहा था वो नहीं बन पाएगा। क्लियर है। और ये इंट्रा ओकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारा ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है, जिसके वजह से हमारे सिग्नल जो भी होते हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं और हमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। देखिए लैंग्वेज पढ़ेंगे समझेंगे। एट्रोपिन आर कंट्राडिक्टेड इन एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी हमारा लिक्विड बहता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ड्रेनेज कैनाल वाला, ऑफ आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर का वो चीज़ क्लियर है। एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिसकी वजह से रिजल्टिंग क्या होगा, एक्यूट इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है सिलियरी मसल्स के रिलैक्सेशन में वो क्या करता है, आगे पीछे होता है और वो डैमेज होता है। इसीलिए एट्रोपिन जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रडिक्शन कॉज क्यों करता है ये समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है राइट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट एंड आइसोसक्सोप्रीन। ग्लाइकोपाइरोलेट और आइसोसक्सोप्रीन ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो दोनों का 2-2 यूजेस, एक यूजेस लिख देंगे बस बहुत है। ठीक है, तो ग्लाइकोपाइरोलेट, ठीक है, ग्लाइकोपाइरोलेट दूसरे दवा के साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, अल्सर को ट्रीट करने के लिए। उसी तरह सलाइवा, जब सलाइवेशन कब होता है, जब आप किसी खाना को देखते हैं तो आपके मुंह में स्लेवरी एमाइलेज आ जाता है। ठीक है, तो वो सलाइवा ज़्यादा आ जाता है, उसी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग इसका ग्लाइकोपाइरोलेट का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोलिंग मतलब लार का टपकना, जैसे कि आप सो जाते हैं, सोने से क्या होता है कि जब आप उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा जो है लार मेरे मुंह से बाहर की तरफ निकल गया है, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो ड्रोलिंग उसको बोलते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्लाइकोपाइरोलेट का इस्तेमाल करते हैं। आइसोसक्सोप्रीन, ये डिजीज़ कौन कौन से, 3 डिजीज़, इस डिजीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में इस्तेमाल किया जाता है, बर्गर्स डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, रेनॉल्ड्स डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये भी 2 नंबर का है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। को ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, नाम से ही क्लियर है, को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। को का मतलब होता है टुगेदर, को एजुकेशन वगैरह का तो नाम तो सुना ही है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक साथ ये हमारा जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग से एक साथ बहुत सारा न्यूरॉन निकलता है और न्यूरॉन अलग अलग रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर अलग रिसेप्टर है, ये अलग रिसेप्टर है, ये अलग रिसेप्टर, मान के लिए रिसेप्टर 1, रिसेप्टर 2, रिसेप्टर 3, एक साथ बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। लेकिन ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर एक जैसा नहीं है, ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हुआ और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हुआ और अलग अलग एक्शन को शो कर रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, को ट्रांसमिशन। देखिए लैंग्वेज पढ़िए, न्यूरॉन्स रिलीज मोर देन वन ट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स रिलीज मोर देन वन ट्रांसमीटर, एक से ज़्यादा ट्रांसमीटर को रिलीज कर रहा है। क्लियर है। और रिलीज करने के बाद से ऑफ विच इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर से क्या हो रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है एंड प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, और अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। उसी को क्या बोले, को ट्रांसमिशन बोले। क्लियर है, को ट्रांसमिशन। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ रिटोड्रीन एंड सालब्यूटामोल। रिटोड्रीन का यूज़ क्या होता है, प्री मैच्योर लेबर, जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो लेबर होता है, पेन होता है, उसको
उससे पहले, जैसे कि बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है वो कितने महीने में होता है, 9 मंथ्स में हो जाता है। लेकिन अगर 7 महीने पे, 6 महीने पे उनको पेन आना स्टार्ट कर दिया, लेबर आना स्टार्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो प्री मेच्योर क्या हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, जिसके वजह से जो भी बच्चा है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा हो गया और उसको शीशा में रखा गया है, वो क्या हो जाता है, प्री मेच्योर उसका डिलीवरी हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग रिटोड्रीन का इस्तेमाल किया था। ये ऐसा दवा है जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आपको नहीं मिल सकता है, आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकता है। समझ में आ रहा है जी? तो ये कौन से शेड्यूल का है, शेड्यूल एच का। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मेडिसिन। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं सालब्यूटामोल की तरफ। सालब्यूटामोल में क्या है, सालब्यूटामोल में क्या है कि इसको जो है ब्रोंकोस्पाम, ब्रोंकोस्पाम में क्या होता है, देखिए समझिए। ब्रोंकोस्पाम कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका ब्रोंकाई है, ये क्या हो गया, नैरो हो गया है। नैरो क्या यानी पतला हो गया है, दब गया है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है इसमें। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग सालब्यूटामोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रोंकाई, जिसमें आप सांस लेते हैं, ट्रेकिया जा कर के ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर लंग्स हो जाता है। ठीक है, तो ये कि यही तो होता है ब्रोंकाई, इसको नैरोइंग जो हो जाता है। समझ में आया? इसके नैरोइंग को हम लोग क्या करते हैं, रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? किसका, सालब्यूटामोल का। चलिए आगे हमारा जो सवाल है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्लासिफाई सिम्पैथोलाइटिक्स। ठीक है, सिम्पैथोलाइटिक्स नाम से ही क्लियर है, सिम्पैथोलाइटिक्स नाम से ही क्लियर है। सिम्पैथोलाइटिक्स डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रीनालीन। अब देखिए 10 नंबर में पूछा गया है, तो 10 नंबर में कम से कम आपको कंटेंट 5 पेज का लिखना है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि आप 5 पेज पे लिख पाएँ। तो देखते हैं, ये 2018-19 में पूछा गया है। तो सिम्पैथोलाइटिक्स सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। ठीक है, सिम्पैथोलाइटिक्स क्या होता है, सिम्पैथो जो दो वर्ड में इससे मिलकर के बना है सिम्पैथोलाइटिक्स, सिम्पैथो और लाइटिक्स। सिम्पैथो का मतलब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस से मिला बना हुआ है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, तो टू अपोज। तो ऐसा ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम को क्या करे, ब्लॉक करे, रोके। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स, इसका दूसरा नाम क्या है, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट और ब्लॉकर्स, या फिर एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। क्लियर है? ये इसका नाम है। द सिम्पैथोलाइटिक्स ये कहाँ बाइंड होता है, तो एड्रीनो रिसेप्टर, एड्रीनोसेप्टर पे बाइंड होता है, यानी एड्रीनालीन का जो रिसेप्टर होता है वहाँ पर जाकर के बाइंड होता है। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट नहीं, एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट, एड्रीनर्जिक का अपोज करता है ये चीज़। क्लियर है? दिस ड्रग्स एक्ट्स बाय आइदर रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। देखिए रिवर्सिबल ड्रग्स जो भी होते हैं वो यूजफुल होते हैं। क्या होते हैं, यूजफुल। लेकिन इरिवर्सिबल वाले यूजफुल नहीं होते। आपका मान के चलिए ये रिसेप्टर है, ठीक है, और रिसेप्टर पे आकर के ये बाइंड कर गया ड्रग मॉलिक्यूल, और वो कभी दोबारा से हटाई नहीं, यानी इरिवर्सिबल है। तो क्या ये रिसेप्टर दोबारा से आप उसको काम ले सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो हमारा रिसेप्टर है वो अब क्या हो गया, खराब हो गया, यानी अब उस कोई काम का नहीं रहा, वहाँ पे कोई ड्रग जो है जा करके बाइंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो उस रिसेप्टर का कोई काम नहीं है, तो यानी इरिवर्सिबल जो ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते, जो भी रिवर्सिबल ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या है। सिम्पैथोलाइटिक समझ में आया? देखिए थोड़ा सा और इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। दिस आर दोज ड्रग्स विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर। समझ में आया? सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स जो होते हैं उनका काम को क्या करता है, रोकता है। समझ में आया? इसके क्लासिफिकेशन रटने वाला है। पहला क्या है, अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या है,
अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट वाला। दूसरा क्या है, बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, यही दो है। अल्फा वाले में 3 है, कौन कौन से? पहला क्या है, नॉन सिलेक्टिव, यानी ये जो ड्रग हैं सिलेक्टिव नहीं है, ये दोनों पे वर्क करेंगे। अल्फा 1 और अल्फा 2 दो रिसेप्टर है ना, तो दोनों पर जा करके ये वर्क करेंगे। ठीक है, फेनोल अमाइन, टोलाजोलिन, लेविटोलोल, ये कैसे एग्जांपल है, अल्फा 1 अल्फा 2 यानी नॉन सिलेक्टिव वाले। अब बात करते हैं सिलेक्टिव। सिलेक्टिव अल्फा 1 सिलेक्टिव और अल्फा 2 सिलेक्टिव दोनों हो सकते हैं। अल्फा 1 में क्या है, क्विनाजोलिन्स, और अल्फा 2 में क्या है, योहिम्बीन्स। ठीक है, अब इसका जो है अर्गट अल्कलॉइड्स में क्या आ जाएगा, डाईहाइड्रो अर्गोटामीन, डाईहाइड्रो अर्गोटामीन, ये याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। बीटा रिसेप्टर में क्या है, नॉन सिलेक्टिव, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 पे वर्क करेगा। ये स्पेसिफिक नहीं है कि बीटा 1 पे ही वर्क करेगा या फिर बीटा 2 रिसेप्टर पे ही वर्क करेगा, दोनों पे वर्क कर सकता है। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल क्या होगा, प्रोपेनोल, नेडोलोल, पिंडोलोल। और ये बीटा 1 सिलेक्टिव है, ये बीटा 1 पे ही वर्क करेगा। मेट्रोप्रोप्रालोल, मेट्रोप्रोप्रालोल, एटिनोलोल, स्मोलोल, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए सी और डी में देखिए, ये भी बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ये भी बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है, लेकिन ये विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, जो भी अंदर के सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है उसके साथ मिल करके ये अपना काम करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पिंडोलोल, ऑक्सप्रिनोल, प्रिनोलोल, अल्प्रिनोलोल। ठीक है, और ये जो है बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है ही, लेकिन विद अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन, यानी अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन के साथ। यहाँ पे इसका एग्जांपल लेविटालोल और मेड्रोक्सालोल। याद करेंगे सारे एग्जांपल को, अगर आप अच्छे से इसको लिखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स फॉर ऑप्थेल्मिक यूजेस, जैसे कि टिमोलोल और बिटोक्सोलोल। बीटा ब्लॉकर्स विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन, मेम्ब्रेन के स्टेबलाइजिंग के लिए जो एक्शन कॉज करता है उस वजह से बीटा ब्लॉकर्स को क्या बोलते, प्रोपेनोलोल, एसीब्यूटोलोल। ठीक है, अब हम लोग एड्रेनालिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। ठीक है, किस किस सिस्टम पे क्या क्या काम करता है वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एड्रेनालिन जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ये जो है आईजीई मीडिएटेड है। आईजीई मीडिएटेड कहने का मतलब क्या है कि ये एलर्जिक रिएक्शन में कॉज करता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। क्लियर है? पहला हम लोग देखेंगे इसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट शो करता है, कौन, एड्रेनालिन। ये क्या करता है, फोर्स कंट्रैक्शन करवाता है, किस में, हार्ट में। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट, क्योंकि कार्डियक सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं तो हार्ट के बारे में ही है। ये क्या है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, और जाहिर सी बात है हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट करता है। जो ब्लड वेसल्स स्केलेटल मसल्स में होते हैं और स्मूथ मसल्स में, दोनों अलग अलग बता रहा है। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल पे है वहाँ पर क्या करता है, वेजो डायलेशन, यानी उसकी थिकने, ये डायमीटर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन वेजो कंस्ट्रिक्शन कहाँ करता है, स्मूथ मसल्स में, यानी उसकी डायमीटर को क्या कर देता है, घटा देगा। ये जो डायमीटर है इसको क्या करेगा, घटा देगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी हम लोगों ने देखा जो ब्रोंकाई था वहाँ पर क्या कर रहा था, ब्रोंको डायलेशन, उसकी नैरोइंग जो हो गया था। ठीक है, इसको क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। ठीक है, तो ब्रोंको डायलेशन का काम करता है, समझ में आ रहा है, इसको बढ़ाने का काम करता है। जो ये में ब्रोंकाई है इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्लियर है? ब्रोंकाई का डायलेशन करवाएगा तो ब्रोंको डायलेशन। अल्फा 1 रिसेप्टर ये क्या काम करेगा, जो ये का ब्लड वेसल कहाँ मौजूद होता है, नेजल म्यूकोजा, जो नाक के सबसे अंदर वाली लेयर होता है वो नेजल म्यूकोजा उसको बोलते हैं। क्लियर है?
तो जो नाक के सबसे अंदर वाली लेयर है नेजल म्यूकस है, वहाँ पर जाकर के क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको सिकुड़ा देगा। ठीक है, ये जो इसको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, इसको नैरो करवा देगा। क्लियर है। अल्फा 1 बीटा 2 रिसेप्टर का क्या काम है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या काम करता है। तो जो उसका स्मूथ मसल्स होता है उसमें क्या करा देता है, रिलैक्सेशन करवा देता है। ठीक है। और यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या काम कराता है, देखिए रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लडर, जो बीटा 2 है रिसेप्टर वहाँ पे बाइंड करके क्या करवाता है, इसका रिलैक्सेशन करवाता है, किसका, यूरिनरी ब्लडर का। और जो स्पिंचर होता है वो क्लोज करवा देता है। ठीक है, जो हमारा यूरिनरी ब्लडर है, इसको चीज़ को देख लेंगे ऐसे, जो हमारा यूरिनरी ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर से नीचे की तरफ जो ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, और ये यूरिनरी ब्लडर ऊपर की तरफ से यूरेटर्स आ रहा है, दोनों इसमें अपना सिक्रेशन को पोर कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, भर रहा है, ये हमारा यूरिनरी ब्लडर है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लडर के जो स्पिंचर है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, क्लोज करवा रहा है, कौन, अल्फा 1। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, डिस्कस करते हैं, डिस्कस डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इन डिटेल। एसिटाइल कोलिन का हम लोग एक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको चीज़ें मतलब कि अच्छे से समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है सारी के सारी क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाला सवाल है। तो कोशिश ये कीजिएगा ये सवाल आपको एटलीस्ट पता हो कि ये पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा देख ले। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ ले, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर करने के लिए आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन के डिटेल के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिटाइल कोलिन क्या है। क्वार्टिनरी अमोनियम कंपाउंड, इसमें चार अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, क्वार्टिनरी अमोनियम कंपाउंड दैट कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आया। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच इज देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, इट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक नर्वस एज वेल एज ऑटोनॉमिक नर्वस गैंग्लियन। देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। जब हम लोग पढ़े थे एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर ही तो है, जो कि एक नर्व एंडिंग से रिलीज होता है और दूसरे जाकर के इफेक्टर मॉलिक्यूल से बाइंड होता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो किस किस के न्यूरोट्रांसमीटर है, पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये सारे वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे एक्ट करते हैं। एसिटाइल कोलिन, ACH शॉर्ट फॉर्म है एसिटाइल कोलिन का। तो एसिटाइल कोलिन के पास दो तरीके की एक्टिविटी रहते हैं, मस्करिनिक एज वेल एज निकोटिनिक, दोनों एक्टिविटी इसके पास पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा इसके बारे में डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे तो ये क्या क्या करता है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहले देख लेंगे हम लोग कि क्या करता है, कि हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है, और साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट, जाहिर सी बात है हार्ट रेट को कम करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम करेगा। तो इफ़ इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, इसको अगर इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया गया तो एसिटाइल कोलिन क्या है, क्या कर देगा, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक रेट को घटाएगा, जाहिर सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम अपने आप घट जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ फायरिंग ऑफ साइनोएट्रियल नोड। जो साइनोएट्रियल नोड होता है जो हमारे हार्ट में मौजूद होता है, तो वो उसका क्या करता है, उसके फायरिंग रेट को क्या कर देता है, रेट ऑफ फायरिंग घटा देता है। क्लियर है। देखते हैं आगे, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है। देखिए एसिटाइल कोलिन क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन को जब हम लोग इंजेक्शन के द्वारा देते हैं तो वो क्या करता है, वेजो डायलेशन,
वेजोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल्स को फैला देगा। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इसको क्या कर दिया, डायलेटेड ब्लड वेसल। तो जो इसमें ब्लड बह रहा था, तो ब्लड बहन एक साथ ज़्यादा बह रहा था, तो इसका ब्लड प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। अब इसको जब बढ़ा दिया, इसके डायमीटर को जब यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायमीटर है, इसके डायमीटर को इंक्रीज़ कर दिया, तो इसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया। क्लियर है। अदर एक्शन देखते हैं कि क्या क्या करता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एसिटाइल कोलिन का क्या असर होता है, देखते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर एसिटाइल कोलिन क्या करता है, सलाइवेशन सिक्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, एक हम लोग ऊपर ड्रग देखे थे, वो क्या कराता था, कम कराता था। ये एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है, इंक्रीज सलाइवरी सिक्रेशन। क्लियर है। स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, जो हमारा इंटेस्टाइन में सिक्रेशन होता है उसके क्या कर रहा है, तो उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है। और मोटिलिटी यानी उसकी मूवमेंट जो भी हो रहा है, उसकी मूवमेंट मोटिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्लियर है। इट ऑल्सो इनहेंस ब्रोंक्योलर सिक्रेशन, जो ब्रोंकाई है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई है, ये हमारा लंग्स है, तो ये जो ब्रोंकाई है, इसका अंदर म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। क्लियर है। इन द आई, आँख में क्या करता है, एसिटाइल कोलिन इज इन्वॉल्व इन स्टिमुलेटिंग सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर नियर विजन। ये स्टिमुलेट करता है सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने में, ताकि वो पास की चीज़ों को आसानी से देख सके। क्लियर है। एसिटाइल कोलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग देख चुके। अब फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में देखेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि ब्रीफ में पढ़ना है। तो फार्माकोकाइनेटिक में देखेंगे एसिटाइल कोलिन जो है एंड अदर कोलिन स्ट्रेस हैव द परमानेंटली चार्ज क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, थस आर पोलर कंपाउंड एंड आर पुअर लिपिड सोल्यूबल। अच्छा, ये चीज़ देखिए, जो हम लोग ड्रग लेते हैं, तो ड्रग जो है अगर चार्ज पार्टिकल होगा, क्या होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, तो क्या वो इजीली डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। तो वो लिपिड सोल्युबिलिटी उसकी क्या होती है, पुअर होती है। ठीक है। तो वो जब हम लोग ओरली लेते हैं उसको, उसका तो वो क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट घट जाता है। क्लियर है। तो क्यों ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप मौजूद था वो क्या था, क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप था, यानी 4 अमोनिया ग्रुप था, जिसके वजह से इस पे चार्ज पार्टिकल आ जाता है, जिसके वजह से वो आसानी से लिपिड में सोल्यूबल नहीं हो पाता है। और लिपिड, जाहिर सी बात है, हमारा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, लिपिड से बना होता है, तो ये आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता है। तो जब क्रॉस नहीं कर पाएगा मेम्ब्रेन को, तो जाहिर सी बात है इसका एब्जॉर्प्शन ऐसे ही घट जाएगा, और ये ओरल रूट से लेने से ऐसा होता है। क्लियर है, समझ में आया। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर रैपिडली हाइड्रोलाइज। ये हाइड्रोलाइज यानी टूटता, पानी में जाने के बाद से टूट जाता है, और ये टूटने के बाद से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो एसिटाइल कोलिन जब टूटता है, हाइड्रोलाइज होने के बाद से किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट्स और इसका यूजेस। सवाल में जो भी पूछा है सबको कवर कर रहे हैं, ताकि आप लोग उसको याद कर सकें, समझ सकें। ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन का, ये हम लोग किसका देख रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या होता है, कॉर्नियल स्वेलिंग, जो कॉर्निया है उसमें क्या हो जाता है, फूल जाता है। आँख जो है हमारा वो कैसा होता है, फूल जाता है। स्लो हार्ट रेट घर में होता है। हाइपोटेंशन यानी एडवर्स इफेक्ट बता रहा है। जब हम लोग ड्रग लेते हैं तो एक होता है, मतलब कि साइड, जो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है वो मतलब कि एक तरह से साइड इफेक्ट। ठीक है। उसके लिए हम लोग ड्रग नहीं लेते, लेकिन वो ऑटोमेटिक वो काम कर जाता है। तो ये स्लो रेट, हार्ट रेट को कर देता है। हाइपोटेंशन, जब हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा इसमें। और स्वेटिंग भी होता है एडवर्स इफेक्ट में। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस। ठीक है। एसिटाइल कोलिन का यूजेस क्या है, तो यूजेस इसका जो डिजीज़ कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा डिजीज़ होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस और अल्जाइमर डिजीज़। इन 2 डिजीज़ में हम लोग इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर 8। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए ही है बनाया गया है, तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो क्लासिफाई पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, राइट नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकॉन का फार्माकोलॉजी और साथ ही साथ स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स के बारे में आप कुछ बताइए। तो देखिए, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स पेरिफेरली ऑल्सो नोन एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जो ब्लॉक कर देता है, कौन ये उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, समझ में आ रहा है, रिलैक्सेशन करवा देता है, और वहाँ तक सिग्नल को मतलब कि पहुँचने नहीं देता है। ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को कॉज करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिगर के द्वारा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, फिगर देखते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पहले तो समझते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है। आप इससे पहले भी पढ़े हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये हमारा न्यूरॉन है और ये हमारा मसल्स है। ये क्या है, हमारा न्यूरॉन, और ये क्या है, मसल्स। और ये न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के जो नर्व एंडिंग है, और वो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है और वो जा करके मसल्स में रिसेप्टर है, वहाँ से बाइंड हो रहा है। इस चीज़ को जब हम लोग जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है उसको क्या बोलिए हम लोग, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलिए, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री का मतलब पहले, सिनेप्टिक यानी खाली स्पेस, जो यहाँ पर सिनेप्टिक यहाँ पर खाली स्पेस से पहले जो न्यूरॉन है। ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। उसी जो सिनेप्टिक जो खाली स्पेस है उसमें क्या, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है वो जा करके स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद से अपने इफ़ेक्ट को शो करेगा। क्लियर है। और ये जो हमने ये बनाया है, ये क्या है, मसल्स है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि जो मसल्स में रिसेप्टर है वो कौन सा रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर। क्लियर है, तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम में ही छुपा, न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो जंक्शन होता है, कनेक्शन होता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और न्यूरॉन जो बाइंड विथ रिसेप्टर, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है, जो कि मसल्स में रिसेप्टर कहाँ होता है, मसल्स में होते हैं, और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है, और यही कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देता है। यानी वहाँ पर जा कर के जहाँ पर ये रिसेप्टर बाइंड कर रहा है, ये वाला रिसेप्टर बाइंड कर रहा है, मान के चलिए ये लाल वाला जो है एसिटाइल कोलिन का है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, और ये इसको जा कर के यहाँ बाइंड करना था। ठीक है, लेकिन ये पहले से जा कर के बाइंड कर गया। बाइंड करने से क्या हो गया कि अब एसिटाइल कोलिन वहाँ पर बाइंड नहीं कर सकता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर का जहाँ बाइंड करने की जगह था वहाँ जाकर ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक करने से क्या हुआ कि अब जाएगा वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और कॉन्ट्रैक्शन को कॉज नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले क्लासिफिकेशन स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, पहला कौन सा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। क्या, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट, दो। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग में एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है, क्या क्या नाम है उसका, डेंट्रोलिन सोडियम क्विनिन। डेंट्रोलिन सोडियम क्विनिन, ये एक एग्जाम्पल है किसका, डायरेक्ट एक्टिंग में। और यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में। कौन कौन सा, पहला क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग,
यानी कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, और दूसरा क्या है, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के दो एग्जांपल याद कर लेंगे, सक्सिनाइल, कोलिन और डेकामिथोनियम। डिकामिथोनियम, सक्सिनाइल, कोलिन और डिकामिथोनियम, ये किसका एग्जांपल है, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का। ठीक है, याद करेंगे। नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स का क्या क्या है, तो इसमें तीन है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। जब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग का, तो लॉन्ग एक्टिंग के फर्दर एग्जाम्पल है, इंटरमीडिएट एक्टिंग के फर्दर एग्जाम्पल है और शॉर्ट एक्टिंग के एग्जाम्पल है। हम तो कहेंगे आप इसमें से दो दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको आसान लगे। क्लियर है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, डिफिनेशन देख लिया, होता क्या है समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकैन, जो कि इसी के अंदर हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था। तो लिडोकैन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक की तरह ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं भी आपको सर्जरी ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो वहाँ पर हम लोग चीरा लगाते हैं, उसको वहाँ पर ब्लेड वगैरह, सर्जिकल ब्लेड वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सेंसेशन को रिड्यूस कर दिया जाता है, किसका इस्तेमाल करके, हम लोग लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल करके। क्लियर है, तो लोकल एनेस्थेटिक जो है हम लोग इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इसका सेंसेशन को रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर है, तो लोकल एनेस्थेटिक की तरह लिडोकेन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द लोकल, टॉपिकल एंड रीजनल इंट्रावेनसली एप्लीकेशन। इसको लोकल यानी जहाँ पर हुआ है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, टॉपिकल यानी उसको लगा करके भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन भी होता है, और इसको इंट्रावेनसली भी हम लोग डालते हैं। क्लियर है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अल्थो recent issue has led to the restriction use of the lidocaine for the spinal anesthesia। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल एनेस्थेसिया के केस में इसका जो यूज़ को कम कर दिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थेसिया में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल न्यूरोटॉक्सिसिटी, जो न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, ऐसा डिजीज जो कि न्यूरॉन्स मसल्स में जाकर के टॉक्सिसिटी को कॉज करता है। ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी को कॉज करता है क्या, लिडोकेन। इसीलिए स्पाइनल एनेस्थेसिया में हम इसको यूज़ को क्या कर दिए, इसको इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं और लिमिटेड यूज़ करते हैं। तो व्हेन लिडोकेन इज एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया, स्पेशली व्हेन यूज्ड इट कंटिन्यूअस स्पाइनल टेक्निक। ठीक है, तो जब पोटेंशियल न्यूरोटॉक्सिसिटी कब होता है, जबकि लिडोकेन हम लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया में यूज़ करते हैं उसको बार बार। ठीक है, स्पाइनल टेक्निक के द्वारा। मोर इंटेंस एंड लॉन्गर लास्टिंग, लिडोकेन जो है क्या है, मोर इंटेंस यानी ज़्यादा इफेक्टिव है, और क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लिडोकेन का हम लोग सारा देख भी लिया और ये सब समझ लिए। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज एंड साइड इफेक्ट ऑफ डी-ट्यूबोक्यूरेन। देखिए ये हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में ये आपको हो सकता है पहली बार देखे हो या फिर पढ़े हो, अच्छी बात है पढ़े हैं तो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि ये सिलेबस में है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ हमने इस चीज़ को पढ़ा है। तो देखते हैं जो हमारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और साइड इफ़ेक्ट है, किसके बारे में, डी ट्यूबोक्यूरारेन। तो जो डी ट्यूबोक्यूरारेन ड्रग है वो किस कैटेगरी का है, क्या काम करता है, उस चीज़ को पहले देख लेते हैं। ये 7 नंबर का सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो डी ट्यूबोक्यूरारेन जो है, क्यूरारेन वाज यूज्ड बाय साउथ अमेरिकन इंडियन था, उसके द्वारा यूज़ किया था। कैसे यूज़ किया जाता था, जो तीर होता था, तीर और धनुष, वो वाला तीर, जो तीर धनुष होता था उसमें हम लोग इसको लगा करके शिकार करते थे, और शिकार करके जिस जानवर को मारते थे वो जानवर क्या हो जाता था, बेहोश हो जाता था। क्यों, क्योंकि उसका मसल्स, स्केलेटल मसल्स को क्या कर दिया हम लोग, रिलैक्स करा दिए। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की तरह ये काम करता है, उसके हम लोग क्या कर दिए, रिलैक्स करा दिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरो पॉइजन, लिखा हुआ है ना। तो साउथ अमेरिकन इंडियंस जो होते हैं, साउथ अमेरिका में जो इंडियंस रहते थे उनके द्वारा ये एरो पॉइजन
हंटिंग यानी शिकार के लिए विल्ड एनिमल्स, बिकॉज क्यूरारेन पैरालाइज द एनिमल, वो एनिमल को क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता था। क्लियर है, यही बातें हमने आपको बताई हैं अभी। तो बाद में जब रिसर्च हुआ उसके बाद से ये पता चला जो क्यूरारेन ये लोग इस्तेमाल करता था, क्यूरारेन इस्तेमाल करता था, वो दरअसल क्या होता था, टिबोक्यूरारेन, ठीक है, वो टिबोक्यूरारेन होता था। ये एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद से पता चला कि जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है क्यूरारेन का उसमें ट्यूबरेन पाया जाता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जा करके बाइंड करता है निकोटिनिक रिसेप्टर पे। किस पे बाइंड करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे। फिगर के द्वारा भी समझेंगे ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल आसान हो जाए और समझ में आने लगे। ठीक है, तो ये क्या बाइंड हुआ, निकोटिनिक रिसेप्टर पे ऑन द मोटर प्लेट, मोटर इन प्लेट पे, एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन के एक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। वहाँ पे जा करके ये पहले बाइंड हो जाएगा, डी ट्यूबोक्यूरारेन जो है पहले बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता है और अपने एक्शन को शो नहीं कर पाता है। दिस कंपाउंड स्लोली डिसोसिएट, और ये अब धीरे धीरे क्या होता है, डिसोसिएट होता है, यानी इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। जो डी ट्यूबोक्यूरारेन है, क्यूरारीन है, ये क्या है, स्लोली डिसोसिएट, धीरे धीरे करके वहाँ से हटते रहता है रिसेप्टर से, और ट्रांसमिशन इज ग्रेजुअली स्टोर्ड। देखिए इसको फिगर के द्वारा समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, जो भी हमने बताया कि ये हमारा प्री सिनेप्टिक, ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये न्यूरॉन का लास्ट नर्व एंडिंग है, और ये क्या है, मसल्स है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज़ होगा, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ तो हो गया, लेकिन डी ट्यूबोक्यूरारीन जो है जाकर के पहले से बाइंड हो गया है रिसेप्टर से। तो जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर है मसल्स में मौजूद होता है, वहाँ पे जाकर के डी ट्यूबोक्यूरारीन बाइंड हो गया, जिसके वजह से एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाया, और ये कॉम्पिटिटिवली जाकर के बाइंड हुआ। इसका हायर डोज था तो जाकर के आसानी से बाइंड हो गया। अब बाइंड होने के बाद से क्या हुआ कि ये अपने इफेक्ट को और धीरे धीरे करके यहाँ पे डी ट्यूबोक्यूरारीन जो है धीरे धीरे करके ग्रेजुअली यहाँ से, मतलब कि ये रिवर्सिबल है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके जब तीर लगाया जाता है किसी भी जानवर को, तो उस कुछ समय के लिए वो क्या हो जाता है, गिर जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, और धीरे धीरे फिर हरकत में आने लगता है, और धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाता है, भाग भी जाता है। समझ में आया। तो वो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, दिस एक्शन ऑफ DTC, ये शॉर्टकट है डी ट्यूबोक्यूरारीन का। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, इंक्रीज द कंट्रैक्शन ऑफ द एगोनिस्ट एसिटाइलकोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑल्सो ओवरकम आउट द ब्लॉकेज। यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन जा करके मौजूद था उसको जा करके बाइंड नहीं करने दिया, और ये जब डी ट्यूबोक्यूरारीन बाइंड हो गया तो ये धीरे धीरे जब हटेगा तो वो ब्लॉकेज को क्या कर देगा, कम कर देगा। एसिटाइलकोलिन फिर वापस से जा करके बाइंड कर देगा, तो वो अपने एक्शन को शो करेगा। क्लियर है, वही बातें हमने यहाँ पर लिखी है। डी ट्यूबोक्यूरारेन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू निकोटिनिक रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द रिसेप्टर। क्लियर है। इसका यूजेस क्या होता है, इसका एनेस्थियोलॉजी, बेहोश करने में इस्तेमाल किया जाता है, मायो रिलैक्सेंस, मसल्स के रिलैक्सेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के द्वारा लंबे समय तक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका, डी ट्यूबोक्यूरारीन, क्यूरेन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका साइड इफेक्ट कि डी ट्यूबोक्यूरारेन का क्या साइड इफेक्ट है, देख लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करता है, क्योंकि ये क्या होता है, मास्ट सेल से क्या करता है, बहुत सारा हिस्टामिन का रिलीज करवा देता है, जो कि एलर्जी को कॉज करता है। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करता है। क्लियर है। हिस्टामिन रिलीज कैन कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, यानी उसके जो ब्रोंकाई है उसको क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, ब्रोंकाई को क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्शन करता है। हाइपोटेंशन, जो हाइपोटेंशन नहीं, यानी बीपी क्या कर जाता है, लो हो जाता है। स्लेवरी सिक्रेशन, ये इसके क्या क्या आते हैं, सब साइड इफेक्ट में आते हैं।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कौन सा? ये जो हम लोग डी ट्यूबरकुलर, इसके बारे में मोड ऑफ एक्शन, इसका साइड इफेक्ट, इसका यूजेस हम लोग ने देखा, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोल। प्रोप्रानोल का हम लोग सारा चीज देखते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और साइड इफेक्ट। चलिए देखते हैं ये क्या है। बीटा ब्लॉकर्स है, तो जितने भी बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिवली एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी जा करके तुरंत का तुरंत बाइंड कर जाएंगे। पहले बाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके एक्शन को इनहिबिट कर पाएंगे। तो प्रोप्रानोल ब्लॉक्स क्या क्या करता है, बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। लेकिन यहाँ पर जो बीटा 3 सब टाइप है उसको क्या करता है, वीकली यहाँ पर जाकर के बाइंड करता है। समझ में आया? देखिए इसका फार्माकोलॉजी एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों को सेम चीज़ बोला जाएगा। तो जो सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट पे क्या इफेक्ट करेगा, तो प्रोप्रानोल जो है उसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोप्रानोल डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा तो कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा। ये चीज़ क्लियर है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है? ब्लड वेसल्स में प्रोप्रानोल क्या करता है, वेजो डायलेशन यानी उसके डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और बीपी को क्या करता है, घटा देता है, बीपी को क्या कर देता है, घटा देता है। ये चीज़ क्लियर है? रेस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या इफेक्ट डालता है, तो प्रोप्रानोल जो है वो इंक्रीज ब्रोंकियल रेजिस्टेंस, जो ब्रोंकियल में म्यूकस होता है उसके रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कैसे? बीटा 2 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो करके। क्लियर है? लोकल एनेस्थेटिक के जैसे भी काम करता है, जैसे कि लिडोकेन, लिडोकेन ही तो बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो लोकल एनेस्थेटिक के जैसे काम करता है। क्लियर है? आई पे क्या काम करता है, प्रोप्रानोल जो है अगर हम लोग आंख में डालते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को कम कर देता है। आंख से पानी गिरता है तो उसको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखिए यूटेरस पे क्या इफेक्ट है, यूटेरस यानी बच्चादानी, वूम, ये कहाँ होता है, फीमेल में होता है। तो रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस इन रिस्पॉन्स टू आइसोप्रिनालिन, रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस इज रिस्पॉन्स टू आइसोप्रिनालिन, relaxation of uterus is response to isoprelin and selective beta 2 antagonist is blocked by propranolol। ये मतलब कि यूटेरस पे क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है आइसोप्रेनोल और सिलेक्टिव, यानी ये सिलेक्टिव है। अब बीटा 2 एंटागोनिस्ट यानी बीटा 2 एंटागोनिस्ट है। क्लियर है? अब देखिए नॉर्मल यूट्राइन एक्टिविटी इज नॉट सिग्निफाइड इफेक्टेड, जो यूट्राइन का जो नॉर्मल एक्टिविटी होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लास्ट जो है हमारा है यूजेस ऑफ प्रोप्रानोल, एक इसके बाद से साइड इफेक्ट बचा है, बस उसके बाद से ख़त्म। देखिए यूजेस क्या है देख लेते हैं। हाइपरटेंशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्या इस्तेमाल किया जाता है, माइग्रेन में इस्तेमाल किया जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, एंजाइना पेक्टोरिस में इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता था, एक्यूट चेस्ट पेन ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट इसका क्या क्या है, तो साइड इफेक्ट में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, डिजीनेस, सीएनएस इफेक्ट, इंड्यूस डिप्रेशन, मतलब कि इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करने से ये चीज़ को कॉज करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अभी आप तुरंत याद किए तुरंत भूल जाएंगे। इंसोम्निया, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। इसके क्या है, साइड इफेक्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।